Guys, welcome to the biology class. This is Deepak Kapri and let us start. So we were studying the chapter Principle of Inheritance and Variation, class 12th biology और आज के इस वीडियो में we will discuss about the chromosomal theory of inheritance. थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं. So if you remember, Mendel published his paper in the year 1866 और हमने इसके पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि मेंडल के पेपर को क्यों रिकॉग्निशन नहीं मिला. बहुत सारे फैक्टर्स थे जो उस समय जिसकी वजह से उस समय साइंटिस्टों ने मेंडल के पेपर को एक्सेप्ट नहीं किया. बट 1900 आते आते ड्यू टू द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज हाई पावर माइक्रोस्कोप बन चुके थे, तो इट वाज वेरी इजी टू सी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल. So many scientists started believing that genes are something located in the chromosome. मेंडल ने जो जीन का कॉन्सेप्ट दिया था वो उस समय एक्सेप्ट नहीं किया गया, बट बाद में जब बहुत सारे साइंटिस्ट अपने प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे तो उन्होंने ये नोट किया कि जो जीन का कॉन्सेप्ट मेंडल ने दिया था उसका कोई ना कोई रिलेशन क्रोमोसोम से तो ज़रूर है और ये जीन्स ज़रूर क्रोमोसोम के अंदर ही लोकेटेड है, बट इसका कोई फिजिकल एविडेंस प्रोवाइड नहीं कर पाया था. फिर 1900 तक एक चीज़ बहुत अच्छी हुई, वो ये थी, इट वॉज द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम. मीन्स अब मेंडल के टाइम पे माइक्रोस्कोपी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं थी, बहुत हाई पावर माइक्रोस्कोप नहीं थे, बट ड्यू टू द एडवांसमेंट लेटर ऑन द न्यूक्लियस स्ट्रक्चर वॉज डिस्कवर्ड और उसके बाद न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम की डिस्कवरी हुई. क्रोमोसोम का जो नाम है वो भी इसी बेसिस पे पड़ा है. क्रोमोसोम को जब पहली बार माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया गया था तो उसमें कुछ स्टेन डाले गए थे. स्टेन मतलब होता है कोई कलर्ड केमिकल डाला गया था. बिकॉज ऑफ दैट वी वर एबल टू सी द क्रोमोसोम, सो द नेम क्रोमोसोम. आपको पता होना चाहिए कि इस क्रोमोसोम में क्रोम शब्द आता है, क्रोम का मतलब कलर होता है. फिर 1900 में ही तीन साइंटिस्ट, दैट इज डी व्रीज, कॉरेंस और वॉन टेस्मार्क. डी व्रीज इवोल्यूशन में एक बहुत बड़ा नाम है, इन्होंने सॉल्टेशन थ्योरी दी थी. ऐसे ही कॉरेंस और वॉन टेस्मार्क ने इंडिपेंडेंटली मेंडल के पेपर को रिडिस्कवर किया. इंडिपेंडेंटली का मतलब है बेटा ये तीनों अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे और इनके जो काम करने के बाद कंक्लूजन आए दैट वाज वेरी मच रिलेटेड टू द मेंडल. तो यहाँ से मेंडल के पेपर की बात शुरू हुई कि वट एवर मेंडल सेड वॉज राइट एट दैट टाइम. फिर आया क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस. सो द क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस वॉज provided or proposed by Walter Sutton and Theodore Boveri. तो इसको सुटन एंड बोवरी थ्योरी भी कहते हैं. अब क्रोमोसोम पे काम करते करते इन्होंने जो सबसे बड़ी बात नोटिस करी थी वो ये थी कि बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम वाज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन्स. इन्होंने देखा कि वट एवर मेंडल प्रपोज्ड, जो जीन्स के बारे में जो भी बात कही थी, फॉर एग्जाम्पल जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, जीन अकर्स इन पेयर्स. फिर कुछ रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ डोमिनेंस. तो इन्होंने देखा कि जो बातें उन्होंने जीन से रिलेटेड कही थी वही सारा बिहेवियर यहाँ पे क्रोमोसोम भी शो कर रहा है. बिफोर अंडरस्टैंडिंग व्हाट दिस थ्योरी एक्चुअली मीन्स, हम ये टॉपिक इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ हम मेंडल ने कहा था कि जीन्स होते हैं, जीन्स यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस हैं, जीन ये बिहेवियर शो करते हैं. इसी बात को बाद में क्रोमोसोम्स के बेसिस में प्रूव किया गया था. दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कि वट एवर बिहेवियर मेंडल टोल्ड दैट जीन शोज, सिमिलर बिहेवियर वाज शोन बाय द क्रोमोसोम लेटर ऑन. ओके, नाउ अब बिहेवियर से क्या मतलब है. अगर हमने कहा कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बिल्कुल सही थी तो इसका मतलब यह है कि इसने मेंडल के रूल्स को भी फॉलो करना चाहिए. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब क्रोमोसोम्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को कैसे एक्सप्लेन करते हैं. तो 1900 के बाद मियोसिस फिनोमिनन की भी काफ़ी स्टडी हो चुकी थी, डिटेल स्टडी हो चुकी थी. तो सुटन एंड बोवरी ने मियोसिस के बेसिस पे समझाया हाउ द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अकर्स. सो इन फ्रंट ऑफ यू आई हैव प्रोवाइडेड अ पिक्चर और इसमें आपको यहाँ पे अगर आप ये वाला स्टेज देखते हैं मेटाफेज 1, तो लेट मी मेक यू क्लियर, दिस पोर्शन रिप्रेजेंट्स मियोसिस 1 and this is the last stage of meiosis 2. We all know that meiosis में एक सेल से 4 सेल बनते हैं. Now let us understand how segregation occurs.
नाउ दिस इज मैटरनली इनहेरिटेड क्रोमोसोम्स। अब आपको पता है कि ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम होते हैं और ये दो दो के पेयर में होते हैं। तो ये एक पेयर है किसी क्रोमोसोम का और ये दूसरा पेयर है। ये पेयर किससे इनहेरिट हुआ है? मैटरनली मतलब मदर से, और ये पेयर किससे इनहेरिट हुआ है? पैटर्नली मीन्स फ्रॉम फादर। नाउ कंसिडर दिस ए पोजीशन, जो यहाँ पे ए लिखा है और यहाँ स्मॉल में ए है, दिस इज अलील दैट इज लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम। Just consider that this is a small segment that is located on the chromosome. अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि जब भी गैमेट फॉर्मेशन होगा तो अलील्स सेग्रीगेट करेंगे और एक गैमेट में एक ही अलील आएगा, या फिर हर अलील्स का गैमेट में जो रिप्रेजेंटेशन का चांस है वो इक्वल होता है। अब इसको क्रोमोसोम के बेसिस पे सुटर और बोवरी ने समझाया कैसे। सो लेट अस सी हियर। सो दिस इज द इनहेरिटेड क्रोमोसोम्स। नाउ आपको पता है कि जब एनाफेज होता है तो क्रोमोसोम्स कहाँ जाते हैं? अपोजिट पोल्स की तरफ को मूव करते हैं। तो ये मैटरनली इनहेरिटेड वाला चले गया एक पोल की तरफ को और पैटर्नली वाला दूसरे पोल की तरफ को। एंड दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ मियोसिस 1 दैट इज टेलोफेज। तो टीलोफेज में अगर आप देखेंगे तो एक सेल से दो सेल बन गए और दोनों सेल में क्रोमोसोम के पेयर डिस्ट्रीब्यूट हो गए। नाउ सी हियर, व्हेन in the meiosis second again there will be separation of chromosomes। तो अब आप यहाँ देखेंगे फाइनली, अगर आप टीलोफेज 2 देखते हैं तो यू विल सी दैट इन एवरी गैमेट द allele is represented equally, means 50% of the gamete have the dominant allele that is capital A and 50% have the recessive allele that is small a, and that was what Mendel told in the law of segregation. So this is the explanation of law of segregation on the basis of chromosome, कि हर अलील का गैमेट में जो रिप्रेजेंटेशन होता है दैट इज इक्वल। इसका मतलब ये है कि मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्रोमोसोम पे भी अप्लाई होता है। सो दैट वाज द एक्सप्लेनेशन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट लॉ, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब यहाँ पे मैंने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लिए जैसे मेंडल ने डायहाइब्रिड क्रॉस की बात करी तो यहाँ पे हमने 2 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम इसीलिए लिए हैं। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे 2 पेयर कैसे आ गए हैं। तो सी हियर दैट ए एंड बी, कैपिटल ए और बी, ये अगेन क्या है बेटा? मैटरनली इनहेरिटेड क्रोमोसोम्स हैं, एंड स्मॉल ए एंड स्मॉल बी आर पैटर्नली इनहेरिटेड क्रोमोसोम्स। ओके, अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है कि जीन्स इन वन पेयर विल असॉर्ट इंडिपेंडेंटली विद अनदर पेयर। जैसे राउंड येलो रिंकल ग्रीन था, तो राउंड के साथ हमेशा येलो ही नहीं आएगा और रिंकल के साथ हमेशा ग्रीन ही नहीं आएगा, राउंड के साथ ग्रीन भी आ सकता है। ये आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था। अब यहां से देखते हैं कि क्रोमोसोम कैसे इस लॉ को फॉलो करते हैं। सो आई एम स्पीकिंग ऑफ 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हियर। तो दिस इज one homolog, this is another homolog that is inherited by the mother, and this is from the father. Now see here, again there will be anaphase 1। तो anaphase 1 में क्या होगा? क्रोमोसोम्स अपोजिट पोल की तरफ को मूव करते हैं। ये आ गया टेलोफेज 1। तो इसमें एक सेल में क्या आया बेटा? कैपिटल ए कैपिटल बी, और दूसरे में आया स्मॉल ए स्मॉल बी। दैट इज व्हाट आई हैव रिप्रेजेंटेड हियर। ये जो बॉक्स पर रिप्रेजेंट किया है, रिप्रेजेंट करने का तरीका कुछ ऐसा था, लाइन के ऊपर जो लिखा है वो एक साथ आ रहे हैं और लाइन के नीचे जो लिखे हैं वो दूसरे सेल में एक साथ गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैपिटल ए कैपिटल बी आर इन वन सेल, दे आर पास्ड इन वन सेल, एंड स्मॉल ए स्मॉल बी आर इन अनदर सेल। अब एक कॉम्बिनेशन तो ये बनता है बेटा, ये वाला। तो इसके बाद आप देखेंगे व्हेन देयर इज द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस 2, तो ईच सेल हैव, इन दिस यू हैव सेल कैरिंग द allele A and B and here small a small b। एक कॉम्बिनेशन तो ये है कि दैट इज कैपिटल A is expressed with कैपिटल B and small a is expressed with small b। ये कुछ ऐसा ही है कि राउंड के साथ येलो आया और रिंकल के साथ ग्रीन आया। दिस इज वन सच कॉम्बिनेशन। नाउ स्पीकिंग ऑफ अनदर कॉम्बिनेशन, अब एक दूसरी पॉसिबिलिटी ये बनती है कि एक जब ड्यूरिंग द एंड ऑफ फर्स्ट मियोसिस, जब फर्स्ट मियोसिस एंड करता है, दैट इज अगर ये वाला स्टेज दिखाएं जो टीलोफेज हो गया, तो इसमें अगर आप देखेंगे अब एक दूसरी पॉसिबिलिटी ये होती है कि एक सेल के अंदर कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी वाला क्रोमोसोम आता है और दूसरे में स्मॉल ए एंड कैपिटल बी वाले अलीज एंटर करते हैं। तो इफ यू सी द कॉम्बिनेशन हियर, वन इज दिस पेयर एंड अनदर पेयर इज दिस स्मॉल बी स्मॉल बी। तो कुछ इस तरीके से भी सेपरेशन हो सकता है इनका। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, एक सेल में चले गए कैपिटल ए एंड स्मॉल बी वाले अलील और दूसरे में चले गए स्मॉल ए एंड कैपिटल बी कंटेनिंग अलील्स।
अब नाउ व्हेन देयर विल बी मियोसिस सेकंड, जब सेकंड मियोसिस होगा तो क्या होगा? नाउ सी हियर इन एवरी सेल व्हाट इज द chromosome that is entering? Each chromosome is containing capital A allele and small b allele. तो यहाँ पे एक नया कॉम्बिनेशन आ गया कि A के साथ क्या आ गया बेटा? स्मॉल b. ये कुछ ऐसा ही है जब राउंड के साथ क्या आ जाता है? आपका ग्रीन आ जाता है. इंडिपेंडेंटली जीन क्या कर रहा है? अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है. सिमिलरली शेयर यहाँ पे क्या आया? स्मॉल a के साथ क्या आया? कैपिटल B. ये कुछ वैसा ही है कि आपका ग्रीन के साथ राउंड तो हो गया. दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बचती है? रिंकल्ड के साथ क्या आया? येलो आया. सो दिस इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस. तो ये क्रोमोसोम का बिहेवियर है कि क्रोमोसोम कैसे इंडिपेंडेंटली असॉर्ट भी करते हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि मैटरनली इनहेरिटेड क्रोमोसोम हमेशा साथ ही जाएंगे गैमेट्स में और पैटर्नली वाले साथ ही जाएंगे. They can express themselves. One pair of chromosome can express with other pair of chromosome also. So this is about the law of independent assortment. अब आते हैं ये जो ये पॉइंट्स हैं ये बेसिकली क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के पॉइंट है. बट यहाँ पे आई हैव रिप्रेजेंटेड इट इन अ मैनर दैट व्हाट इज द पैरेलल बिहेवियर बिटवीन जीन एंड क्रोमोसोम. जीन और क्रोमोसोम के बीच में क्या क्या सिमिलैरिटीज होती हैं. जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है जीन अकर्स इन एलीलिक पेयर. मेंडल ने यही कहा था कि जीन पेयर्स में होते हैं और अलील से बना होता है. सिमिलरली हम कहते हैं कि क्रोमोसोम भी पेयर में आकर करते हैं एंड इन द फॉर्म ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम. इसका मतलब क्या है? वी नो दैट देयर आर 46 क्रोमोसोम और ये 46 दो दो के पेयर में होते हैं. तो वही पेयर आ गया ना. तो एक पेयर को क्या कह दिया? होमोलोगस क्रोमोसोम कह दिया. नाउ ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन जीन सेग्रीगेट एंड ओनली वन अलील एंटर्स अ गैमेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन. थोड़ा स्टेटमेंट में गड़बड़ है यहाँ पे. बेसिकली हम जानते हैं कि गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे जीन के अलील सेग्रीगेट करते हैं. सिमिलरली सॉरी द सेकंड पॉइंट यहाँ मिक्स हो गया है. सेकंड पॉइंट ये है दे डिवाइड बिफोर सेल डिवीजन. और हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि जब भी माइटोसिस या मियोसिस होता है उससे जस्ट पहले डीएनए का अमाउंट भी दुगना होता है. डीएनए दुगना हो गया तो मीन्स क्रोमोसोम का अमाउंट भी डबल हो गया है. सो व्हेनेवर देयर इज सेल डिवीजन जीन भी डिवाइड करके अपनी कॉपीज बनाते हैं. सिमिलरली क्रोमोसोम भी डिवाइड करते हैं. क्यों डिवाइड करते हैं? ताकि जो डॉटर सेल्स हैं उनमें क्रोमोसोम इक्वली या जीन का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो वो इक्वली हो. नाउ होमोलोगस क्रोमोसोम सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन. इसका मतलब क्या है? इसको ऐसे समझते हैं. यहाँ पे समझिए, इसको इस डायग्राम से समझना ज़्यादा आसान है. ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, कैपिटल ए और कैपिटल ए. अब जब गैमेट बनता है तो एक देखो आप दोनों में कितना गया? 50-50%. अब यहाँ पे बिल्कुल सेम है इसलिए इतना मैटर नहीं करता है. बट अगर सपोज इसकी जगह स्मॉल ए होता तो 50% गैमेट्स में क्या जाता? कैपिटल ए वाला अलील और 50% में स्मॉल ए. तो ये बिहेवियर क्रोमोसोम भी शो करते हैं. तो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे जो क्रोमोसोम है वो सेग्रीगेट करते हैं. इसका मतलब अगर ये दो क्रोमोसोम है तो जब गैमेट बनेगा तो दोनों सेल में ये क्रोमोसोम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा. और ये हमने पढ़ा ही है जीन्स के टर्म्स में. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हमने इसको डिटेल में पढ़ा था कि जीन के जो अलील पे सेग्रीगेट करते हैं. ओके, नाउ गैमेट फ्यूजेस एंड एलिलिक कॉम्बिनेशन इज रीस्टोर्ड. फॉर एग्जाम्पल जैसे हम टॉल का गैमेट बनाते थे कैपिटल टी से और ड्वार्फ का बनाते थे स्मॉल टी से. अब जब ये एक दूसरे के साथ फ्यूज करते हैं तो वही है कि जीन का जो कॉम्बिनेशन है वो फिर से प्रोजेनी में रीस्टोर हो गया. मीन्स इक्वल अमाउंट ऑफ जीन जितना पेरेंट में था उतना ही डॉटर में भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ. सिमिलरली आपने देखा कि जब क्रोमोसोम फ्यूज करते हैं 23 मदर से आए, 23 फादर से आए और फ्यूज करके अगेन कितने बन गए? 46. तो जैसे जीन कॉम्बाइन करते हैं और कॉम्बिनेशन को रीस्टोर करते हैं, सिमिलरली मदर और फादर से क्रोमोसोम आते हैं, दे आर हाफ इन नंबर, दे कंबाइन एंड रीस्टोर्स द जीनोमिक कंटेंट. जीनोमिक कंटेंट का मतलब होता है वट एवर द डीएनए कंटेंट और क्रोमोसोमल कंटेंट ऑफ द प्रोजेनी इज. इसी को बेसिकली क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस भी इसी को कहा गया है. बस एक पॉइंट यहाँ पे मिसिंग है जो दोनों में मिसिंग है. मेंडल ने कहा था जीन इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी. सिमिलरली यहाँ पे जब आप इसके नोट्स बनाएंगे तो ये पक्का मेंशन कर लेगा क्रोमोसोम इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी. जो बेसिक पॉइंट है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का वो यही है कि इट इज द क्रोमोसोम दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. और अब ये एविडेंट भी है. कैसे है एविडेंट? हमको पता है कि मदर और फादर दोनों में 46 होते हैं
मदर से आते हैं 23 और फादर से भी आते हैं 23। मतलब पेरेंट से डॉटर्स में जा क्या रहा है? बेसिकली इट इज ओनली द क्रोमोसोम दैट इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो इसीलिए हमने कहा कि क्रोमोसोम हेरिडिटी की यूनिट होती है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट रिगार्डिंग द chromosomal theory of inheritance. In case of any query, just let me know. That is all for today. Thank you.